नमस्कार। अजमेर उत्तर विधानसभा के इस चुनावी रण में मैं मनीषा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन से, जो एक साफ सुथरी छवि के जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी कार्यकर्ताओं के बीच ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी एक बेहद लोकप्रिय छवि है। चलिए हम स्वागत करते हैं विजय जैन जी का। विजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है डेजर्ट एक्सप्रेस के चुनावी रण में। नमस्कार सर। विजय जी, मैं इंटरव्यू शुरू करते वक्त सबसे पहले जनता को आपकी चुनावी यात्रा के बारे में बताना चाहूँगी, आपके राजनीतिक जीवन के बारे में बताना चाहूँगी। आप अपने राजनीतिक जीवन का एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। देखिए, मैं एनएसयूआई से ही कांग्रेस की राजनीति में हूँ। छात्र नेता के रूप में मैंने कांग्रेस की राजनीति प्रारंभ की, उसके बाद यूथ कांग्रेस में रहा, फिर उसके बाद मेरे को उपभोक्ता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, उसके पश्चात जो है मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, फिर पुनः मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर मैं उपाध्यक्ष रहा और जिला कांग्रेस कमेटी के मुझे अध्यक्ष का जो है जिम्मेदारी दी पार्टी ने। विजय जी, आप साल 1989 से राजनीति में सक्रिय हैं। आप तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, अंतर कुछ नहीं है। उस वक्त हम स्टूडेंट थे तो हमारी स्टूडेंट की राजनीति थी। आज हम अजमेर के बारे में भी समझ गए और हमने एक उम्र भी प्राप्त की है और अजमेर में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए एक अनुभव भी प्राप्त किया है। उसके तहत हम समझ गए हैं और राजनीति तो कांग्रेस की तो जैसी थी वैसी कांग्रेस की राजनीति है। कांग्रेस में कहीं बदलाव नहीं आया, दूसरी पार्टियों में चाहे कितना ही बदलाव आया हो। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह रलावता और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जैसे दिग्गज अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इनकी दावेदारी के सामने आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत पाते हैं? देखिए, दावेदारी पेश करना कोई दिक्कत नहीं है, दावेदारी हर कोई अपनी पेश कर सकता है। जहाँ तक सवाल रहे मजबूती का, तो मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान रखा है। जब मैं अध्यक्ष बना उससे पहले काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने जो है अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की थी, लेकिन तत्कालीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब ने एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा चयन किया, मुझे जिम्मेदारी सौंपी और उस पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरा हूँ कि मैं अजमेर की जनता की हर आवाज़ को मैंने समय समय पे उठाया और हमारे हर कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथी को मैं साथ लेके चला हूँ। आपकी छवि कार्यकर्ताओं के बीच भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को सीएम का करीबी माना जाता है और कई कार्यकर्ताओं ने सिर्फ चुनावों से अपनी दावेदारी इसीलिए कदम पीछे उठानी है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, तो पार्टी का निर्णय है, किसी की किसी से करीबी होना कोई इसमें अहमियत नहीं रखता। बात है अजमेर की जनता किसको चाहती है, अजमेर की जनता में अजमेर के लिए आपने क्या किया है, अजमेर के लिए आपने कितने समय से अपना जो है त्याग किया है, अजमेर के लिए कितना आपने आवाज़ों को बुलंद किया है। इस सब चीज़ की बात भी कहीं ना कहीं मायने रखती है और पार्टी निश्चित तौर पर जानती है कि हम जो है किस व्यक्ति के साथ किस पे विश्वास करेंगे और किस व्यक्ति का चयन करेंगे। ये प्रक्रिया हमारी हाई कमान की है, उसको चयन करना उनकी उस प्रक्रिया के अंदर आता है। किस रूप में चयन करें, किसके किससे रिश्ते ज़्यादा हैं, शायद मेरे ख्याल में पार्टी में ये कोई अहमियत नहीं रखता। विजय जी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को कहीं ना कहीं आउटसाइडर माना जाता है। कई बार जो कांग्रेसी कार्यकर्ता बरसों से ग्राउंड लेवल पर जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी ऐसा मानते हैं कि जब से अजमेर की राजनीति में धर्मेंद्र राठौड़ की एंट्री हुई है तब से उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं कि एंट्री कब हुई और कांग्रेस में कितनी उम्र उनकी हो चुकी है, तो एंट्री कब हुई ये तो अजमेर की जनता भी जानती है। और कहीं आप बात करते हैं कि अजमेर के लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उसकी तो बात यह है कि कार्यकर्ता की अपेक्षा तो किसी भी कीमत पे नहीं होगी। कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान मिलेगा, कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार मिलेंगे और इस तरह से समय समय पर पार्टी के अंदर कई लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन पार्टी निर्णय अपने विवेक से, अपने विचार से और अपना जो ठोस निर्णय उनका होता है पार्टी का, पार्टी हित में होता है।
अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 20 साल से विधायक वासुदेव देवनानी काबिज हैं। 20 साल का उनका कार्यकाल रहा है, जो छोटा नहीं है। आपकी नज़र में वासुदेव देवनानी का कार्यकाल किस तरह का रहा है? क्या आप उनके कार्यकाल को फेलियर मानते हैं, या आपकी नज़र में उनके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही? यही मैं पूछना चाहता हूँ हमारे माननीय वासुदेव देवनानी जी से कि 20 साल में आपकी क्या क्या उपलब्धियां नहीं, एक बार रिपोर्ट कार्ड अजमेर की जनता को पेश कर दें कि 20 साल में अजमेर की जनता की कितनी आवाज़ आपने बुलंदी से उठाई है, कितने कार्य किए हैं, अजमेर के लिए क्या काम किया है अपना, आपने युवाओं को रोज़गार की क्या संभावनाएं तराशी हैं, आपने अजमेर के विकास के लिए क्या किया, अजमेर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया आपने, अजमेर में मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या किया आपने। इस चीज़ के लिए तो मैं रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मान लें, चाहे मेरी तरफ से मान लें, कि वासुदेव देवनानी जी, आपको 4 बार जनता ने चांस दिया, आप 2 बार मंत्री भी बने, 4 बार विधायक बनने के बाद आप अजमेर की जनता की आवाज़ पर, अजमेर की जनता के विश्वास पर कहीं खरे नहीं उतरे हैं। आपने अजमेर की जनता के साथ कुठाराघात किया है, उनके साथ धोखा किया है, फरेब किया है। अजमेर के युवाओं के रोजगार की आपने बात की। रिसर्जेंट राजस्थान जैसी समिट राजस्थान में आयोजित की जाती हैं, जिसमें एनआरआईज को इनवाइट किया जाता है ताकि वो अजमेर में अपने उद्योग लगाएं और यहाँ की जनता को रोजगार मिले। यदि आप विधायक बनते हैं तो रिसर्जेंट राजस्थान समिट का कितना फ़ायदा आप अजमेर को दिलवाने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहले तो मैं बनता हूँ नहीं बनता हूँ ये तो बात की बात है, क्योंकि पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसका चयन करेगी टिकट के अंदर, और विधायक बनना तो उसके बाद की प्रक्रिया है। वासुदेव देवनानी जी ने अजमेर के लिए क्या किया, कितना इन्होंने जो सरकार की लाभकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं से जो आज चाहे हम किसी भी रूप में माने, एनआरआई को आमंत्रित करने की बात माने, बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करने की बात माने, कभी हमारे देवनानी जी ने कभी भी इस तरह की कोई जो है किसी काम को अंजाम नहीं दिया है। अजमेर की जनता इस चीज़ को जानती है। सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्या आप मानते हैं कि इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं, या सिर्फ बीजेपी के नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, या फिर सरकारी अफसर भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, सरकार की योजना आम आदमी के लिए थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का पूरा प्रचार प्रसार किया, आम जन तक पहुँचे। हमने राहत शिविर भी लगाए, हमने जो है समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में शिविर लगाए, और आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन जो है शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग, दोनों हमारे जो चले लगातार और आज तक भी जारी हैं, जिसके अंदर जितनी भी लाभकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं का जो लाभ सीधे सीधे लोगों को मिल गया, वहाँ तक तो ठीक है। जहाँ तक हम बात करें विधायकों की, तो दोनों विधायकों ने नकारात्मक स्थिति अपनी रखी है। विधायक नहीं चाहते थे कि अजमेर की जनता को राहत मिले, जो सरकार द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं उन लाभों का फ़ायदा मिल सके। और सबसे बड़ी चीज़ यह, सरकार किसी की भी हो, अगर कोई लाभकारी योजना अगर किसी सरकार द्वारा चलाई जाती है तो उसकी प्रशंसा करना, उसकी पहल करना, और उसके लिए आम आदमी को लाभ दिलाना, ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है। लेकिन कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग योजना चलाई गई, लोगों को पट्टे भी दिए गए, लेकिन कई जगह पर ऐसा भी सामने आया है कि लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं जबकि उनकी फाइलें कंप्लीट हैं। तो इसके लिए अब आपका कदम क्या होगा? देखिए, इसके लिए हम पहले हमारे कलेक्टर महोदय से भी जब हम इसकी बात कर चुके थे, और इसी चीज़ को हमने बार बार आवाज़ उठाई कि हमारे विधायक जो है उनकी नकारात्मक स्थिति थे, क्योंकि जब सरकार चाह रही थी कि हर व्यक्ति को उसका पट्टा मिले, हर व्यक्ति को उसका घर मिले, आज किसी भी योजना का लाभ हमारे यहाँ के विधायकों ने नहीं दिलाया। सबसे बड़ी चीज़ है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे मुख्यमंत्री जी की योजना थी मुख्यमंत्री आवास योजना, चाहे मुख्यमंत्री जी ने जो व्यक्ति जिस जगह पे बैठा उसको वहाँ पट्टे देने वाली जो बात की, उसको रियायती दरों पे बिल्कुल पट्टा, जो 500 रुपये में मात्र जो उसको रहने का पट्टा देने की बात की, उन सब चीज़ों से इन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए अजमेर की जनता के साथ बहुत ही कुठाराघात किया, अजमेर की जनता के साथ धोखा किया है। क्योंकि अजमेर की जनता को उस योजना का पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिला, उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है तो इन विधायकों की है। आप व्यापारी वर्ग के भी करीबी हैं, व्यापारी वर्ग के साथ में भी आपके अच्छे संबंध हैं। स्मार्ट सिटी अजमेर का प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, इसका अजमेर में स्वरूप बिल्कुल बदल गया। जब ये आई तो इसकी मूल भावना में परिवर्तन हो गया। व्यापारी वर्ग की तरफ से कई बार प्रशासन को इसके संबंध में चेताया भी गया था। इसके वैकल्पिक जो समाधान थे वो भी सुझाए गए थे, लेकिन प्रशासन ने इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसकी नाकामी के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए, व्यापारियों के करीबी नहीं, मैं खुद भी व्यापारी हूँ और व्यापारी मेरे भाई हैं सारे। व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने हमेशा उनका साथ दिया, चाहे वो किसी भी रूप में अजमेर में हो। अभी रिसेंटली जो इन्होंने पार्किंग वाली बात की एलिवेटेड रोड के नीचे, उसमें भी मैं व्यापारियों के साथ था और एलिवेटेड रोड के नीचे जो दुकानदार हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने प्रशासन से लड़के, प्रशासन से बात करके उनकी मांग को पूरा कराया। पहले जो है यूज़र चार्ज वाली बात थी, जब भी हमने व्यापारियों का साथ दिया, हम व्यापारियों के साथ रहे। बात है अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो इन्होंने कार्य किए हैं, तो वो तो आपको दिख रहे हैं कि अजमेर में जो स्मार्ट सिटी का 1000 करोड़ रुपए को पानी की तरह इन्होंने बहा दिया है। कहीं विकास देखने को नहीं मिल रहा। अजमेर में मूलभूत सुविधा के नाम पर एक भी कार्य नहीं हुआ और अजमेर को इतना ज़्यादा इन्होंने जो है उलझा दिया कि जो पैसा इन्होंने आना सागर के चारों ओर लगाया स्मार्ट सिटी का, उसके लिए तो ग्रिम टनल के अंदर जो है, नेशनल ग्रिम टनल के अंदर इसका साफ साफ जो है वहाँ से आदेश आ गया कि इस तरह का कोई भी निर्माण नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो इस चीज़ का जवाब दें कि जब DPR बन रही थी तो देवनानी जी आप ही यहाँ जो है यहाँ विधायक थे, हमारे यहाँ चेयरमैन भी जो है नगर निगम, मेयर भी जो है हमारे नगर निगम के अंदर हमारे BJP के थे, चेयरमैन भी ADA के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे और अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के ही उस वक्त थे, क्योंकि उस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। उस DPR को बनाते वक्त इसका क्यों ध्यान नहीं रखा कि हमने अजमेर के मूल स्वरूप को खो दिया। हमने ऐतिहासिक अजमेर को जो है, ऐतिहासिक नगरी जो अजमेर कहलाती थी, उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की है। हमने इतनी, हमारी पुरातत्व विभाग की जो यहाँ बिल्डिंगें थी और इतनी बड़ी इमारतें थी, उन सबको हमने एक तरह से दबाते हुए और एलिवेटेड रोड जो बनाया, उसका जितना फ़ायदा जो अजमेर के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, बल्कि उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। वैकल्पिक मार्ग जो बनाना था अजमेर में, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग की अजमेर के अंदर व्यवस्था थी और उसकी व्यवस्था करने के लिए खाली एक कदम उठाना था, उस कदम को नहीं उठा के इन्होंने गुमराह करते रहे कि हम वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे हैं और वैकल्पिक मार्ग बनाएंगे। तोप दड़ा वाला वैकल्पिक मार्ग बनता तो उस क्षेत्र का भी विकास होता और अजमेर की जनता को राहत भी पहुंचती और अजमेर के व्यापारी वर्ग को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती और अजमेर का मूल स्वरूप भी बना रहता। अजमेर ऐतिहासिक नगरी के नाम पर चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की बात करें, चाहे जगत पिता ब्रह्मा जी की बात करें, चाहे हम यहाँ सोनी जी की नसिया जी की बात करें, चाहे अकबर के किले की बात करें, हम यहाँ बात किसी भी अगर धर्म की और किसी भी ऐतिहासिक नगरी जो पृथ्वीराज चौहान की जो अजमेर रही है, चाहे तारागढ़ हो, चाहे हमारे अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उन सबों की बात करें, उसका मूल स्वरूप जो है बिगड़ने से बच जाता। आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ वो पैसा जनता का था। जनता को न्याय दिलाने के लिए आपका क्या कदम होगा? देखिए, ये पैसा तो बह गया, अब इसका जवाब तो देवनानी जी देंगे कि भाई इस पैसे को मैं कैसे वापस लाऊंगा। जो चीज़ चल जाती है एक बार, बीता हुआ समय जिस तरह वापस नहीं मिलता, इस तरह खर्च किया हुआ पैसा वापस नहीं आ सकता। अब तो आपको कोई नई चीज़ लानी पड़ी। 1000 करोड़ रुपए सोचना भी दुर्लभ हो जाता है कि 1000 करोड़ रुपए में अजमेर शहर का मूल स्वरूप ही जो है बहुत सुंदर हो जाता। अजमेर शहर की जनता को इतनी राहत मिलती, उस पैसे को इन्होंने पानी में बहाया। तो उसका जवाब भी शायद मेरे ख्याल में हमें हमारे सम्माननीय देवनानी जी से लेना चाहिए। अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से चौपट है। ज़रा सी बारिश शहर को डूबने के कगार पर ले आती है। तो आप अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए क्या रणनीति रखते हैं? क्या आपके विचार हैं कि किस तरह से इसे सुधारा जा सकता है? देखिए, अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम सन 75 में अजमेर में बाढ़ आई, जिसको आज तक लोग बाग याद करते हैं। उस बाढ़ में जो स्थिति हुई वो आज आधे घंटे की बारिश में शहर में हो जाती है। उससे बदतर स्थिति हो जाती है शहर में। और ये स्थिति रही है कि शहर के अंदर आधे घंटे बारिश आई, शहर अलग अलग विभागों में बढ़ जाता है। उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ सकते कि रोड पे 4-4 फुट पानी भर रहा है, नालियाँ ओवरफ्लो चल रही हैं। इसका सारा जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी का 35 साल से लगातार नगर निगम के अंदर बोर्ड बनता आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अजमेर के साथ धोखा किया है, अजमेर की जनता के साथ धोखा किया है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम 35 साल में आपने जिस कागर पे ला दिया, पहले भी नहीं था ऐसा। तो इतना बढ़िया सिस्टम था कि अजमेर में बारिश आती थी, पानी बह जाता था, अगर कहीं इकट्ठा भी हो जाता। आज कच्ची बस्तियों को या निचली बस्तियों में तो पानी भर ही रहा है, साथ में उन पॉश कॉलोनियों के अंदर पानी भर रहा है जहाँ पानी कभी भरा ही नहीं पूरे ज़िंदगी में। अभी जो हमने देखा बिपरजॉय से लेके और अभी तक जो बारिश आई, जुलाई तक की बारिश, उसमें पूरा शहर जो है त्राय त्राय करने लग गया। उस वक्त देवनानी जी और जो हमारे यहाँ के जो है हमारे प्रतिनिधि जो भी थे, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, उन्होंने क्या स्थिति रखी, चाहे मेयर थे,
चाहे यहाँ जो हमारे दोनों विधायक थे उन्होंने शहर की बिल्कुल सुध नहीं ली। और उस स्थिति में शहर में ये स्थिति हुई कि आना सागर स्कैप चैनल के यहाँ से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। आना सागर स्कैप चैनल की आप स्थिति देख लें, अगर उसमें 35 साल के अंदर एक ईंट भी लगाई हुई थी इन्होंने। तो यही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि स्कैप चैनल से जो इतना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उसकी सुध नहीं ली आपने। अगर यही और बारिश थोड़ी देर और आ जाती तो मेरे ख्याल में आधा अजमेर डूब जाता। देखिए, शिक्षाविदों ने तो ये भी भविष्यवाणी की है, जो अजमेर में इस बार बारिश आई है इस सीज़न में, उसके बाद में भविष्यवाणियाँ ये भी की गई थी कि अब आफत जो है वो पहाड़ों से बरसेगी, क्योंकि लैंडस्लाइड होने का खतरा कई जगह पर है। दरगाह के आसपास के इलाकों में कई जगह हुआ भी है। तो यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण बने हुए हैं, इनको रोकने के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, जो अवैध अतिक्रमण थे, जो गरीब लोग थे वो अपने अपने जगह बस गए, लेकिन उनके लिए सरकार ने योजना दी कि उनको पट्टे दिए जा रहे हैं। उनको 500 रुपये में जो पट्टे दिए जा रहे थे उनको बसाया जा रहा था। या मुख्यमंत्री आवास योजना थी हमारे जो बीपीएल के क्वार्टर्स जो बने थे उन सबों में बसाने के लिए पहल करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी, क्योंकि इन्होंने लिस्ट अपने चाहते लोगों को बना दी और उन लोगों को वहाँ ले जाके बसा दिया। वास्तव में जिनको आवश्यकता थी उन लोगों को इन्होंने बिल्कुल नहीं बसाया और उस योजना को भी इन्होंने उन लोगों के साथ धोखा किया, उन लोगों को उस योजना से वांछित रखा है। तो अब ये अतिक्रमण आपको क्या लगता है, जो है अवैध अतिक्रमण शहर में हो चुका है, ये हट पाएगा या नहीं हट पाएगा? देखिए, अतिक्रमण वाली बात है तो वो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि उन लोगों को बसाने वाली बात, उनको निश्चित तौर पे हमारा प्रयास रहेगा कि हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करके, सरकार से बात करके, धारीवाल जी से बात करके इस चीज़ के लिए हम बात करेंगे कि भाई इन लोगों को नए जगह बसाने के लिए कोई ना कोई हम योजना लाके उन लोगों को उनका अपना घर दिलाएं। क्योंकि इन लोगों ने, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वासुदेव देवनानी जी या अनीता बदेल जी, दोनों की हम बात करें तो दोनों ने नकारात्मक स्थिति हमारे शहर में रखी है। महंगाई राहत कैंप सरकार ने आम जनता को राहत दिलाने के लिए शुरू किया था। कई जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता इसको सक्सेसफुल भी बता रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता इसको फेल बता रहे हैं। लेकिन महंगाई राहत कैंप में भी अगर बात की जाए तो ग्राउंड लेवल पर जब जनता बात कर रही है तो जनता का कहना है कि 100 यूनिट का तो बिजली का बिल सरकार ने वैसे ही माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी उनके बिल बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। फ्यूल चार्ज जोड़ा जा रहा था, अभी कुछ समय पहले फ्यूल चार्ज भी माफ़ कर दिया गया, लेकिन कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिलों के अंदर जो राशि आ रही है, जितने बिल आ रहे हैं उसके अंदर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार अब राहत के लिए और क्या कदम उठाएगी? देखिए, सरकार ने तो राहत दे दी, 100 यूनिट आपके बिल्कुल माफ़ हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2000 यूनिट माफ़ हैं किसानों के, तो सरकार तो राहत दे चुकी है। ये तो सिवाय हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि जो बिलों की बढ़ोतरी की बात थी उसके लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फ्यूल चार्ज बिल्कुल उसको सिरे से हटा दिया है। और जिस फ्यूल चार्ज को हटा दिया तो वो जो पैसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा लग रहे थे अलग अलग यूनिट के हिसाब से, उस पैसे को बिल्कुल हटाने से आदमी उस स्थिति में आ गया कि 100 यूनिट बिजली का फ़ायदा तो उसको मिलना ही मिलना है। देखिए, अजमेर के नॉर्थ क्षेत्र से आप दावेदारी करें, अजमेर उत्तर से आपकी दावेदारी रहेगी, तो इसके डेवलपमेंट के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि अब आप चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जो अन्य दावेदार हैं वो सब अपनी रणनीति जो है वो जनता के सामने रख चुके हैं। कई लोग जो हैं वो ये दावे भी कर चुके हैं कि अगर वो जनता का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, शहर का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं तो राजनीति तक छोड़ देंगे। कई मुद्दों पर ऐसी बातें हो चुकी हैं, कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। आप की रणनीति क्या होगी अजमेर उत्तर क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग दावे कर चुके हैं उन लोगों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि 20 साल से देवनानी जी हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि 20 साल के अंदर जो है आप अब कौन सा नई बहाना लेके लोगों के बीच में जाएंगे, नया लोगों को कौन सा जुमला देंगे आप कि भाई जो है हम जनता, अजमेर की जनता फिर इतनी भोली नहीं है। अब अजमेर की जनता समझ चुकी है कि 4 बार आपको जनप्रतिनिधि के रूप में आपका चयन किया जनता ने और अजमेर में आपने क्या किया। और बात रही मेरी, तो मेरे को तो अगर पार्टी मौका देगी तो वो विकास और जनता के लिए समर्पण वो आपको स्वयं जो है आदमी का कार्य खुद बता देता है कि उसको किसके लिए कितना काम करना है। क्योंकि मैं संगठन में भी रह के मैंने जो काम किया है वो सबको मालूम है, कार्यकर्ताओं को। मैं संगठन के प्रति पूरी वफादारी से और पूरी निष्ठा से हर कार्य के अंदर जो है मैंने पार्टी के साथ बढ़ चढ़ के किया है। जब हम विपक्ष में बैठे तो हमने विपक्ष की भी पूरी भूमिका निभाई है। हमने आंदोलन करने पड़े, हमें चाहे शहर बंद करना पड़ा बिजली को लेके, टाटा पावर को जिस तरह इन्होंने बिजली का काम दिया उस वक्त हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। जब अजमेर के पानी का
हक जो है दूसरे शहरों में जाने लगा, उसके लिए हमने बहुत आंदोलन किए। हमने समय समय पे जो है आंदोलन करके, चाहे वैकल्पिक मार्ग के लिए भी हमने जो है समय समय पे जो है अधिकारियों से और इनके यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि उनसे बात की। यहाँ तक कि हमने दोनों विधायकों के घरों का भी घेराव किया अजमेर के पानी की समस्या को लेकर। तो ये सब चीज़ें जनता के सामने हैं कि किस तरह हमने जो है जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। चाहे हमने यहाँ तक कि हमने प्राइवेट एजुकेशन के ख़िलाफ़ भी जो है हमने जनता के फेवर में बातें की, और हमने अजमेर की जनता को राहत देने के लिए प्राइवेट एजुकेशन के ख़िलाफ़ भी जो है हमने आंदोलन खड़ा किया था। तो हमने समय समय पे आंदोलन खड़े किए और जनता की आवाज़ को उठाया, और कहीं ना कहीं किसी रूप में वो पूर्ति भी हुई है उनकी। बैक टू बैक राजस्थान के अंदर कई पेपर लीक मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में 18 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो इसकी वजह से सरकार की छवि जो है वो काफ़ी ख़राब हुई है। तो आप यदि विधायक बनते हैं तो युवाओं को किस तरह से सपोर्ट करेंगे, किस तरह से आप सरकार की छवि को सुधारना चाहेंगे? देखिए, सरकार की छवि कहीं खराब नहीं हुई है। सरकार की जब बात करें हम, पेपर लीक वाले मैटर पे भी जो है सरकार ने कह चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह चुके हैं कि अब इस पे जो सजा का प्रावधान किया है उन्होंने इतनी सख्त कर दिया है, क्योंकि पेपर लीक होना किसी सरकार का ये नहीं था कि भी कोई उद्देश्य था कि पेपर लीक होना, कहीं ना कहीं कोई खामी थी, उसको सुधार भी दिया उन्होंने और उन लोगों को दंडित भी किया है जिन लोगों का इसमें कहीं ना कहीं किसी रूप में भी जो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से जिनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो पेपर निश्चित तौर पे जो युवा की बात करें हम, तो युवा का तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अजमेर में उद्योग ऐसे लाने पड़ेंगे, चाहे सरकारी उपक्रम हो, चाहे हमारे प्राइवेट हो, चाहे हम किसी भी रूप में, चाहे हम जो है कॉरपोरेट कंपनियों को लेके आएँ। अजमेर में जब तक हम मूलभूत सुविधा को पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, जब तक अजमेर के अंदर उद्योग लगाने के लिए लोग बाग नहीं इच्छुक होंगे, क्योंकि अजमेर में सबसे बड़ी चीज़ है, राजस्थान का मैनचेस्टर अजमेर है, राजस्थान के बीचों बीच अजमेर है। और फिर अजमेर अगर पिछड़ा हुआ, अजमेर से ज़्यादा जो है उन्नति जो है अजमेर के आसपास के जो अजमेर डिवीज़न के जो दूसरे शहर हैं उन्होंने कर ली, तो ये तो एक सोचनीय विषय है कि हमारे विधायकों की कहीं ना कहीं नकारात्मक इसमें झलक रही है कि अजमेर का कहीं विकास चाहे नहीं है, उन्होंने बस जनता को ठगा है, जनता के साथ कुठाराघात किया है। राज्य स्तर पर देख लिया जाए तो सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच गुटबाजी सामने आती रही है, कई बार इनके बीच में सुलह भी हुई है। और अगर अजमेर के स्तर पर देखा जाए तो नसीम अख्तर इंसाफ को ले लीजिए, डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती को ले लीजिए या धर्मेंद्र राठौड़ जी को ले लीजिए, इनके बीच में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने आई है। अभी कुछ समय पहले ही विवाद हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की गुटबाजी का अजमेर के अंदर जनता के सामने कांग्रेस की राजनीतिक छवि किस तरह से धूमिल हो रही है? देखिए, ये प्रतिस्पर्धा है, ये कोई गुटबाजी नहीं है। एक पोस्ट होती है, 10 जने मांगते हैं, तो प्रतिस्पर्धा होती है उसके अंदर। चाहे हम नौकरी के लिए जाएं, चाहे हम किसी भी कार्य के लिए जाएं, अगर एक से अधिक लोग होते हैं तो उसमें आपस का कंपटीशन होता है। तो राजनीति में वो स्वाभाविक है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस में अगर हमारे अजमेर के अंदर आप गुटबाजी जिसको नाम दे रहे हैं वो हम प्रतिस्पर्धा बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को इच्छा है कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, और बाकी निर्णय हमारे जो है आला कमान का होता है, हमारे बड़े नेता का होता है, शीर्ष नेतृत्व का होता है कि वो किसके प्रति अपना विश्वास करें, किसको जिम्मेदारी सौंपें। जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसके साथ सब जने मिलकर काम करते हैं। लेकिन यहाँ बात जिम्मेदारी की नहीं थी ना। नसीम अख्तर इंसाफ जी ने मीडिया के अंदर बयान दिया था कि डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने पहले भी कांग्रेस सरकार को हराने के लिए काम किया है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एजेंट का आरोप भी लगाया है उन पर। तो इस तरह की बयानबाजी भी तो सामने आ रही है। ये किसी पद के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ तो आपसी फूट सीधे सामने दिख रही है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिस्पर्धा है, तो उसको चाहे आप आपसी फूट के रूप में बोलना, आदमी किसी तरह भी अपनी बात को उजागर कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर ये हमारे नसीम जी ने बोला है तो ये शायद इसका बेहतर जवाब वही दे पाएंगे कि उन्होंने किस बेस पे बोला है, क्योंकि मैं तो इसको प्रतिस्पर्धा के रूप में लेता हूँ कि भी हम आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं अगर किसी पोस्ट के लिए या किसी पद को पाने के लिए, तो उसके स्वरूप जो है आपस का हमारा विरोधाभास है। वो कोई पार्टी से, ना तो हम पार्टी का विरोध होता है उसमें, और ना ही जो हमारे पार्टी को कोई नुकसान करने की बात होती है। वो विरोध खाली उस जगह तक पहुंचने तक के लिए होता है, उसके बाद सारी पार्टी एक है। मतलब आप मानते हैं कि पार्टी के अंदर मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, आप इसको गुटबाजी नहीं मानते? नहीं, मनभेद और मतभेद दोनों ही नहीं मान रहा हूँ मैं, तो ये बोल रहा हूँ प्रतिस्पर्धा है वो, उसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है। वो तो एक स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति अपना समय देके और किसी पार्टी के अंदर अपना कार्य कर रहा है तो वो प्रतिफल प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास करता है। एक
एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यदि पार्टी की तरफ से आपको अजमेर उत्तर विधानसभा से टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या आप निर्दलीय के तौर पर दावेदारी करेंगे? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। पार्टी का सिपाही हूँ और आज से नहीं, 89 से जब मैं पार्टी के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। पार्टी ने समय समय पे मुझे संगठन की बहुत जिम्मेदारी दी है। मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन संगठन के अंदर मैंने बहुत जिम्मेदारी पूर्ण की है और कई तरह की मेरे को जिम्मेदारी दी है। उनमें मैं पूर्ण रूप से जो है पार्टी पर खरा उतरा हूँ और पार्टी का ऐसा कुछ नहीं होगा कि पार्टी अगर मेरे को कोई जिम्मेदारी दे और मैं उसके विपरीत कोई कार्य करूँ। मतलब आप पहली दावेदारी जो है विधायक के चुनाव के लिए ही कर रहे हैं और आप अपने दावेदारी को लेकर आश्वस्त हैं? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि मांगना, आज हम मांगने के लिए तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि हम हमारी कोई भी चीज़ हमारी बड़े नेताओं से या हमारी पार्टी से या हमारे आला कमान से हम मांग सकते हैं। देना नहीं देना, उनको किस पे विश्वास है, उन्होंने किसको जिम्मेदारी देने का मानस बनाया, ये सब उन पे डिपेंड है। मैं तो पार्टी का सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा और अभी पहले भी मैं करता रहा। ये थी खास मुलाकात अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन के साथ में, जो अपनी कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि जनता के बीच में भी एक साफ सुथरी छवि रखते हैं। व्यापारी वर्ग से संबंध रखने वाले विजय जैन ने अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने देवनानी के 20 साल के पॉलिटिकल करियर को, जो उन्होंने विधायक काल उनका जो रहा है, उसको पूरी तरह से फेल बताया है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।